नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल श्याम क्लासेज में। तो आपका अपना ये चैनल है श्याम क्लासेज, जिसमें आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और हार्दिक अभिनंदन है मित्रों। तो आज की जो क्लास है अपनी, जिसमें हम पूरा का पूरा पेपर करने वाले हैं, किसका? पशु परिचर भर्ती का। 150 अंक का आपका पेपर, समय रहने वाला है 3 घंटे का, जिसमें अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाला हूँ मैं आपको। सारे के सारे जो प्रश्न है वो करवाने वाला हूँ महत्वपूर्ण, ठीक है ना? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ आपको, आप देखेंगे। और एक चीज और, भैया नौकरी लगना है, नौकरी यदि लगना है तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, सीधी सी बात है। और मैं तो कहता हूं हमेशा जो ये क्लासें चल रही है, हमेशा से चलती आ रही है। मैथ की भी क्लास लग रही है और सामान्य विज्ञान की भी लग रही है, पशुपालन की भी लग रही है, पार्ट बी वाला भी मैं साथ में करवा रहा हूँ, सारा कुछ करवाने वाला हूँ। और मैथ्स की आपको एक ही क्लास मिलेगी अभी तक तो, क्योंकि अभी एक ही क्लास डाली है, कल दूसरी क्लास आ रही है, ठीक है। और ये जो क्लास है इसमें हम पूरा का पूरा जो पेपर है वो करने वाले हैं, पूरा 150 प्रश्न होगा। अब आप देख लेंगे कि कैसे कैसे प्रश्न यहाँ पर आते हैं। तो एक एक प्रश्न अच्छा प्रश्न है, गत वर्षों में पूछे भी जा चुके हैं ऐसे प्रश्न, अच्छे प्रश्न है सारे के सारे। अब देखना ये है कि आप कितने प्रश्नों के जवाब दे पाते हैं इसमें, ठीक है। और साथ ही यदि चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। नहीं बाद में कहोगे कि हमारे पास सर आपका वीडियो आया ही नहीं, तो आएगा कैसे? सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा आपने, नोटिफिकेशन तो तब आएगा जब सब्सक्राइब कर लोगे, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में ईमानदारी से बता देना कि आपसे कितने प्रश्न सही हुए थे, ठीक है ना? पक्का ये बता देना। और सारे प्रश्न व्याख्या सहित करवाने वाला हूँ, पूरी की पूरी व्याख्या के साथ बताने वाला हूँ। सारे प्रश्न, एक एक प्रश्न की व्याख्या बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। जिससे आपके दो दो तीन तीन चार चार प्रश्न साथ में तैयार होंगे और सारे के सारे अच्छे प्रश्न आप देखेंगे, आपको देखकर लगेगा कि यार वास्तव में। और जिस कैंडिडेट का मन नहीं करता है पढ़ने का, उसका मन भी इस वीडियो को देखने बाद में फुल करने लगेगा। नहीं करने लग जाए तो मेरा नाम बदल देना और बोलिए, ठीक है। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए कर देते हैं शुरू। चलो भाई, पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न है अपना, पहला ही प्रश्न है कि मध्यमिका नगरी किस जिले में स्थित है? कि भाई जो मध्यमिका नगरी है वो आपके किस जिले में स्थित है? आपके पास ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं मित्रों, नागौर, जोधपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। तो आपका सही आंसर हो जाना है चित्तौड़गढ़, ठीक है ना? चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ मध्यमिका नगरी जो है वो किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। और साथ ही मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, चित्तौड़गढ़ से ये आपके लगभग 13 किलोमीटर दूर पड़ती है, ठीक है। कितनी दूर है ये? 13 किलोमीटर दूर पड़ती है। और यहां पर है ना, एक तो आपके बौद्ध, एक तो बौद्ध और एक वैष्णव। कौन सा? वैष्णव। वैष्णव की और बौद्ध की मूर्तियां जो है ना उनके लिए प्रसिद्ध है। ये जो आपके मध्यमिका नगरी है ये बौद्ध और वैष्णव मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है भाई। पहली बात तो ये हो गई। और दूसरी बात, आपको यदि ये पूछ ले कि भाई इसका उत्खनन कार्य किसने करवाया था, तो ये याद रखना आप, बहुत महत्वपूर्ण है, डॉक्टर भंडारकर। किसने करवाया था? डॉक्टर भंडारकर ने इसका मतलब उत्खनन कार्य करवाया था, ठीक है। जो कि कालांतर में है, कालांतर में मैं आपको बताऊं तो ये 1962 में करवाया गया। और शुरुआत में, इसकी शुरुआत में जब बनाया गया था, कब बनाया गया था? 1904 में बनाया गया था। ये सारी बातें ध्यान में रखिएगा मित्रों, ठीक है। चलो चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा आपका प्रश्न है, अब देखो ये जो क्लास है आपकी, ये लगभग आपकी रहने वाली है कितनी? 35 से 40 या 45 मिनट की भी हो सकती है। 45 मिनट तक है, आपको ये एकाग्रता से एकदम एक एक प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है मित्रों, ठीक है ना? क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे ही प्रश्न अक्सर परीक्षा में देखने के आपको जो पशु परिचर की परीक्षा है उसमें देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, जिसमें लिखा है अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है, वे ऐसा कौन सा अभिलेख है जो है ना, मतलब ऐसा कौन सा अभिलेख है जो भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि जो है वो करता है? आपको ये बताना है। तो आपको चार ऑप्शन देखने को यहाँ पर भी मिलने वाले हैं, देखो कौन कौन सा। एक तो है गोसुंडी अभिलेख, दूसरा है बुचकला अभिलेख, तीसरा है हेलिया, ये जो हेलियोडोरस का बेस नगर है उस, ये भी एक अभिलेख है, और एक है घटियाला अभिलेख है। तो आपको बताना है कि इसमें सही कौन सा है भाई। तो इसमें आपका सही हो जाने वाला है गोसुंडी अभिलेख। कौन सा सही हो जाने वाला है? गोसुंडी अभिलेख आपका पहला ही जो है वो करेक्ट हो जाना है, ठीक है। गोसुंडी अभिलेख है कौन सा? किसके लिए? भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि कौन करता है? गोसुंडी अभिलेख करता है भाई, ये आपको ध्यान में रखना है। और एक चीज और है, ये गोसुंडी कहां से प्राप्त हुआ था, यदि आपको ये पूछ ले कि गोसुंडी कहां से प्राप्त हुआ था, तो याद रखना मित्रों चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ था। कहां से हुआ था? चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ था, ये गोसुंडी प्राप्त हुआ था, ठीक है ना। और एक चीज और बता दूं, इसमें संस्कृत और लिपि जो है ना, लिपि तो है ब्राह्मणी और भाषा कौन सी है? संस्कृत है। संस्कृत तो है भाषा और लिपि कौन सी है? ब्राह्मणी है, ब्राह्मणी, ठीक है।
ब्राह्मी लिपि है, ब्राह्मी लिपि है और संस्कृत भाषा है, ये इतना ध्यान में रख लेना। और आपके साथ ही इसमें एक चीज़ और भी है कि संकर्षण और वासुदेव की मान्यता और अश्वमेध यज्ञ का प्रचलन यहीं से है, आदि से ही, मतलब यहीं से गोसुंडी अभिलेख से मिलता है इसका प्रचलन भी। ये भी याद रख लेना, साथ-साथ में आपको बता रहा हूँ पूरा एकदम सिस्टमैटिक, ठीक है? तो आपके 2-2 3-3 प्रश्न तैयार हो रहे हैं, ध्यान से बस सुनते जाइए। आप तो बस, मैं तो कहूँ ये वीडियो थे 3-4 बार देख लिया, पहली एक बार सीधो देख लिया, बाद में 2 गुना स्पीड में देख लिया, कल्याण हो जिसी। और 8वां प्रश्न देखने मिल सी बहुत ज्यादा था ने, कन्फर्म 100% मिलेंगे, ठीक है? अगला प्रश्न आपका, अगला प्रश्न है झाड़साई सिक्का कौन सी रियासत में प्रचलित था? भाई एक झाड़साई सिक्का आता है, वो कौन सी रियासत में प्रचलित था? तो आपके ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, जोधपुर, कोटा, मेवाड़, जयपुर। तो आपको बताना है कि ये कौन सी रियासत थी जिसमें ये प्रसिद्ध था। तो ये आपके हो जाता है जयपुर। कि कहाँ से प्रसिद्ध था ये? जयपुर का प्रसिद्ध था ये भाई। झाड़साई सिक्का जो है वो कहाँ चलता था? जयपुर में प्रचलित था। और एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, जयपुर में ये जो सिक्के हैं वो किसने चलाए थे? कछवाहा के जो नरेश थे, किसके? कछवाहा, कछवाहा नरेशों के द्वारा ये सिक्के चलाए गए थे, ये और ध्यान में रखना। ये दूसरा प्रश्न, 2-2 प्रश्न साथ में तैयार हो रहे हैं। और एक चीज़ और सुन लेना कि 1 तोले का हुआ करता था एक सिक्का। ये जो झाड़साई सिक्का है ना, ये एक सिक्का 1 तोले का होता था, 1 तोले का ये एक सिक्का होता था भाई, ऐसा था, ठीक है ना? और इनका अब बाद में आगे नाम भी बदल दिया गया, ठीक है? और कलदार सिक्के भी यहीं पे चले थे, ठीक है ना? और कलदार सिक्के, चांदी के सिक्के बनाए जाते थे, तो कलदार सिक्के हुआ करते थे, उनको तो बंद कर दिया गया, ठीक है? चलो, खैर अगले प्रश्न में चलते हैं हम। हल्दी घाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा? भाई हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था, वो कौन सा ऐसा विद्वान था जिसने खमनोर का युद्ध कहा? आपको ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, कर्नल जेम्स टोड, बंदायूनी, अबुल फजल, गोपीनाथ शर्मा। तो अब कितने ऑप्शन? 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आपको ये बताना है कि कौन था भाई इसमें से, ठीक है ना? तो हल्दी घाटी के युद्ध को जिस विद्वान ने कहा था वो था अबुल फजल। किसने कहा था? इसमें अबुल फजल ने कहा था, ये याद रखना आप। अबुल फजल कौन सा है इसमें? करेक्ट कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका अबुल फजल, 3 नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? हुआ क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक नाम और आया है, देखो नाम आया बंदायूनी। ये बंदायूनी है, इसने क्या किया था? तो फिर बंदायूनी ने भी नाम दिया था गोगुंदा का युद्ध। किसको? खमनोर के युद्ध को क्या कहा था? गोगुंदा का युद्ध कहा था इन्होंने। और कर्नल जो जेम्स टोड है, उन्होंने थर्मोपल्ली कहा है इसको। क्या कहा है? कर्नल जेम्स टोड, पहला ही आपका जो ऑप्शन है उसने क्या कहा है? थर्मोपल्ली कहा है भाई, ये याद रखना, ठीक है? चलो चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, वह चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी, वह कौन है वो चीनी यात्री था जिसने भीनमाल की यात्रा की थी? और ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, फाइयान, संयुगन, वेनसांग, इत्सिंग, ठीक है? इनमें से कौन था भाई? तो आपका करेक्ट हो जाता है वेनसांग। वेनसांग एक चीनी यात्री था जिसने किसकी यात्रा की थी? भीनमाल की यात्रा की थी, ठीक है? और भीनमाल मैं बता देता हूँ, खगोलविद थे ना अपने ब्रह्मगुप्त, और एक कवि माघ की जन्मस्थली के रूप में प्रसिद्ध स्थान पर चीनी यात्री वेनसांग आया था, ठीक है ना? कौन सा स्थान है ये? मैं बता देता हूं आपको, एक तो ब्रह्मगुप्त खगोलविद और एक कवि माघ की जन्मस्थली माना जाता है इनको। किसको? ये जो भीनमाल है ना, ये ऐसी जन्मस्थली है किसकी? ब्रह्मगुप्त की और कवि माघ की, इसीलिए यहाँ पर ये कौन सा आया था? वेनसांग आया था, ठीक है? चलो चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला आपका प्रश्न है जिसमें लिखते हैं, किस राजा के वंशज गुर्जर प्रतिहार में कहे जाने लगे? यानी ऐसा कौन सा राजा था जिसके वंशज थे वो गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे? तो वो कौन थे भाई? आपको ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, चक्रायु, धर्मपाल, नागभट्ट सेकंड, वासुदेव सेकंड। तो आपका सही हो जाएगा नागभट्ट सेकंड, ठीक है ना? नागभट्ट फर्स्ट मत कर देना, नागभट्ट फर्स्ट भी लिखा हुआ हो सकता है। नागभट्ट सेकंड जो है ना, वो थे कौन है? राजा के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे, मतलब राजा के जो वंशज हैं उनको गुर्जर प्रतिहार किसको कहा जाने लगा? नागभट्ट सेकंड को कहा जाने लगा, ये ध्यान में रखना, ठीक है? नागभट्ट द्वितीय की यहाँ पर बात चल रही है। और आपको पता हो तो मैं इसका शासनकाल जो था वो इतना रहा था आपके 795 से 833 ईस्वी, ये इनका शासनकाल रहा है। किसका? नागभट्ट सेकंड का, याद रखना, ठीक है? अगला प्रश्न आपका आ जाता है, इजारा जाना जाता है, इजारा किस लिए जाना जाता है भाई? देखो एक एक प्रश्न है, मैंने कहा था आपको महत्वपूर्ण है, ठीक है ना? तो चैनल पर यदि नया विजिट किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, हमेशा आपको ऐसी क्लासें मिलने वाली है। और आपको मैं कहता हूँ पशु परिचर की सारी जो पूरा जितना भी आपके राजस्थान का इतिहास है, कला है, संस्कृति है, भूगोल है, पूरा का पूरा तैयार हो जाने वाला है आपके, बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है ना? तो इजारा क्या है भाई? इजारा, अब इजारा में देखो आपको 4 ऑप्शन फिर से आपको यहाँ पर इजारा में देखने को मिल रहे हैं। बताओ भूमि मूल्यांकन के लिए है, या मुद्रा मूल्यांकन के लिए है, या राजस्व की ठेका प्रणाली के लिए, या स्वर्ण खरीद के लिए है?
तो मित्रों ये है राजस्व की ठेका प्रणाली के लिए प्रसिद्ध, ठीक है ना। इजारा जो है ना वो एक ठेके के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? राजस्व में जो ठेका प्रणाली चलती थी उसके लिए ये क्या जाना जाता है? इजारा जाना जाता है। याद रख लेना भाई, ठीक है। अब इसको भूल मत जाना, मैं बता देता हूं आपको। चलो चलो चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है आपका, रूठी रानी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध कौन है? बहुत अच्छा प्रश्न है भाई, बहुत बार बहुत एग्जाम में पूछा गया है। पद्मावती, उमादे, क्रमावती, रूपमती, 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आपका करेक्ट इसमें हो जाएगा कौन सा? उमादे हो जाएगा। उमादे है रूठी रानी के नाम से, क्योंकि प्रसिद्ध यही है। वैसे तो रूठी रानी तो और भी कही कही जाती है, लेकिन उमादे क्या है? रूठी रानी के नाम से क्या है? प्रसिद्ध है। मैं बता दूं आपको, क्योंकि देखो आपको बता दें रानी उमादे के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि जैसलमेर के जो रावल लूणकरण थे ना, उनकी पुत्री थी ये। किसकी पुत्री थी ये? जैसलमेर के थे। कहाँ के थे? जैसलमेर। जैसलमेर के रावल रावल लूणकरण, पूरा नाम मैं नहीं लिख रहा हूं यहाँ पर, रावल लूणकरण है ना, ठीक है ना। और जोधपुर के शासक राव मालदेव जी की रानी, किसकी रानी थी ये? जोधपुर के शासक है, जोधपुर के शासक है। और जोधपुर के शासक कौन थे आपके? मालदेव थे। कौन थे? मालदेव थे। उनकी ये रानी कही जाती है रूठी रानी, ठीक है ना। जिसको उमादे हम कह रहे हैं ना, उमादे रूठी रानी को जो कह रहे हैं ये है, ठीक है। और एक चीज और है कि ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन कर तारागढ़ दुर्ग में अपना जीवन गुजारा था इसने। कालांतर में मालदेव का निधन होने पर ये सती हो गई थी। कालांतर में आगे जैसे ही मालदेव का निधन हुआ तो ये क्या बन गई थी? ये सती बन गई थी, ठीक है। चलो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथ में 4-4, 5-5 प्रश्न तैयार हो रहे हैं और बहुत अच्छे प्रश्न हैं। अक्सर ऐसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं पहले से ही, बता दूं मैं आपको, ठीक है ना। अब देखो अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न आया है कि गोना रस्म किससे संबंधित है? गौना, गौना जो रस्म है वो किससे संबंधित है? बताओ भाई। मुंडन से है, विवाह से है, या फिर आगे 2 ऑप्शन और देखने को मिलेंगे, नामकरण से है या यज्ञोपवीत से है। तो आपका सही आंसर यहां पर हो जाना है मित्रों, विवाह है। विवाह से। गोना रस्म किससे संबंधित है? विवाह से संबंधित है। और मैं आपको बता दूं कि इसमें जैसे मतलब फेरे होते थे ना भाई, विवाह में जो फेरे होते थे, फेरों के बाद लड़की का ससुराल में आना जाना इस रस्म के बाद शुरू होता था, ठीक है ना। ये एक रस्म होती थी गोना, उसके बाद ही मतलब वो है ना ससुराल जा सकती थी और आ सकती थी, ठीक है ना। और इसमें क्या होता था? इस रस्म में वर के परिवार वालों को कुछ वस्त्र व नगद देते थे। इसमें ये जो लड़की वाले जो हुआ करते थे वो वर वाले, वर जो परिवार होता था उनको क्या देते थे? कुछ वस्त्र देते थे और कुछ क्या देते थे? आभूषण देते थे, ठीक है ना। ये ऐसी रस्म है, इसलिए इसको गोना रस्म कहा गया। इसका नाम है गोना रस्म। आपको पूछ ले कि गोना रस्म कैसी रस्म है, तो ये भाई जो स्त्री होती थी फेरों के बाद में लड़की का ससुराल में आना जाना होता था ना, उसके बाद तो ये शुरू होती थी। पहली बात तो ये हो गई। और इस रस्म में होता क्या था? वर जो होते थे ना, वर वर साइड वाले लड़की वाला जका छोरी वाला जका होता वह वर ने के देता वस्तु आभूषण देता, ठीक है। वही बात क्लियर। चलो चलो अगला प्रश्न में चला पा। अगला प्रश्न है, सागड़ी प्रथा का अन्य उपनाम क्या है? मतलब सागड़ी जो प्रथा थी उसका अन्य उपनाम क्या है ये बताना है आपको, ठीक है ना। तो सागड़ी प्रथा का अन्य उपनाम, इसमें 4 ऑप्शन देखो, सती प्रथा, वेश्यावृत्ति प्रथा, बंधुआ मजदूर प्रथा, देवदासी प्रथा, इतने लिखे गए हैं। तो सही हो जाएगा आपका बंधुआ मजदूर प्रथा, ये आपका करेक्ट है, ठीक है ना। सागड़ी प्रथा का अन्य उपनाम क्या था? बंधुआ मजदूर प्रथा नाम था। अब इसमें होता क्या था पता है क्या आपको? इसमें ये होता था कि मान लीजिए कोई भाई इस प्रथा में जैसे कोई मजदूर है और उसने मान लीजिए कर्ज लिया है, उसने क्या लिया है? कर्ज लिया है राजा से, किसी राजा से कर्ज लिया है, तो वो यदि नहीं चुका पाता था तो ब्याज के रूप में वो मजदूर है ना, मजदूर उस राजा के क्या करता था? काम संभालता था, काम करता था, उससे मतलब उतना काम करवा लिया जाता था, नौकर के रूप में रख लिया जाता था, ठीक है ना। तो ये था इसमें सिस्टम, ठीक है ना। तो सागड़ी प्रथा का अन्य उपनाम क्या था? बंधुआ मजदूर प्रथा था। और बंधुआ मजदूर प्रथा क्या होती थी? जिसमें मजदूर है वो राजा के क्या करता था? नौकर के रूप में काम करता था, जिससे उसका ब्याज है ना वो चुक जाए, ठीक है ना, ब्याज चुकाने के लिए। चलो ठीक है भाई। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन कौन सी थी? नसीराबाद में ऐसी कौन सी बटालियन थी जिसने विद्रोह किया था? तो आपको फिर से आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। पहले तो है आपके 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, दूसरा है बाम्बेलोसर्स, तीसरा है 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, और अगला है आपके मेरवाड़ा बटालियन। तो नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन कौन थी? ये पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका। क्या है पहला ऑप्शन? है 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ये आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। ये याद रख लेना, अच्छे से याद रख लेना इसको, ठीक है ना। सर्वप्रथम, ये सर्वप्रथम यही हुई थी बस यहाँ पर, ये और ध्यान में रख लेना, सबसे पहले हुई थी ये, ठीक है। चलो भाई चलो अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपका आ रहा है, अजमेर में राजपुताना की एजेंसी
ये क्या है, अजमेर में राजपूताना एजेंसी की स्थापना कब की गई, यानी अजमेर में राजपूताना जो एजेंसी थी उसकी स्थापना कब की गई। तो फिर से आपको चार ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, 1839, 28, 32, 35। तो आपका करेक्ट हो जाना है यहाँ पर 1832, आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो अजमेर में राजपूताना एजेंसी की स्थापना 1832 में की गई थी भाई, याद रहे जी। बिल्कुल राखनो ही पड़सी, अपन नौकरी लागण खातिर याद राखनो पड़सी। अच्छा, मैं थोड़ा सा एक बारे में बता दूं थाने। देखो, अधीनस्थ संधि हुई एक, कौन सी अधीनस्थ संधि हुई, अधीनस्थ संधि कब हुई, 1832 ईस्वी में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की गई। इसका मुख्य अधिकारी एजेंट टू गवर्नर जनरल AGG था। कौन था, ए याद रख लिया, AGG था। इसका जो जनरल गवर्नर था वो कौन था, AGG था। किसका, राजपूताना रेजिडेंसी, ठीक है ना, उसका गवर्नर था ये, AGG था। ठीक है ना, और इसका मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय पूछ ले तो क्या बताओगे, अजमेर में। कहाँ पर है, अजमेर में स्थित है इसका मुख्यालय। और दूसरी बात, एक चीज और बता देता हूं मैं आपको कि राजस्थान के प्रथम एजेंट टू गवर्नर जनरल लोकेट था। प्रथम कौन हो, प्रथम तो लोकेट है, तो लोकेट को नाम तो बहुत ही कम हो, प्रथम हो तो, ठीक है ना। और इसमें ना अजमेर राजपूताना एजेंसी की स्थापना जब हुई थी ना, तब गवर्नर कौन था, AGG था, AGG। याद रख लेना नाम, बहुत ही काम की चीज है, जबरदस्त है। ठीक है ना, चलो चलो अगले प्रश्न के मायने आपा। तो अगलो प्रश्न है अपनो, शारदा एक्ट के प्रणेता कौन थे, यानी शारदा जो एक्ट है उसके प्रणेता कौन थे भाई। तो ऑप्शन आपको फिर से सामने चार देखने को मिले, अर्जुन लाल सेठी, राय बहादुर हरबिल्लास, गोकुल भाई भट्ट, मोहनलाल सुखाड़िया। तो इनमें से कौन था भाई, तो इनमें था अपने राय बहादुर हरबिल्लास। शारदा एक्ट के प्रणेता माने जाते हैं ये। ठीक है ना, अब देखो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। अजमेर निवासी राय बहादुर, ये कहाँ के थे, राय बहादुर साहब कहाँ के थे, ये अजमेर के थे। आपको पूछ लेना कि राय बहादुर साहब कहाँ के थे, तो ये अजमेर से बिलोंग करते थे। पहली बात तो ये हो गई। ठीक है ना, और इन्होंने किया क्या था पता है क्या, बाल विवाह का विरोध किया था। क्या किया था इन्होंने, मतलब इन्हीं के पीछे लगता है राय बहादुर हरबिल्ला शारदा। यदि तो शारदा एक्ट का प्रणेता अन कमा तो पूरा नाम मांगो शारदा भी लास्ट में लगा है। ठीक है, तो राय बहादुर हरबिलास जो शारदा थे उन्होंने विवाह का विरोध किया था। कौन कौन से विवाह का, बाल विवाह का। इन्होंने कहा था कि छोटे बच्चों की शादी को नहीं करनी, मतलब विरोध लगा दियो के ऊपर। और 1929 में शारदा एक्ट के नाम से बाल विवाह विरोधी कानून का पास करवा दिया इन्होंने, और फिर ये चलने लग गया। ठीक है ना, तो शारदा एक्ट का प्रणेता कौन थे, राय बहादुर हरबिलास। कहां से बिलोंग करते थे, अजमेर से। किस पे रोक लगाई थी, बाल विवाह पे रोक लगाई थी। चलो ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में। अगलो प्रश्न थारो आ रहा है, जबरदस्त आ रहा है। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का प्रथम चांसलर कौन था भाई, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का प्रथम चांसलर कौन था। ये एक प्रिंसेस है जिसका चांसलर आपको पूछा जा रहा है। यहाँ पर चार ऑप्शन फिर से आपको देखने को मिल रहे हैं। एक तो है महाराव भीम सिंह, करणी सिंह, गज सिंह, गंगा सिंह। तो इसमें आपके गंगा सिंह हो जाएगा। ठीक है, गंगा सिंह जो थे वो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के प्रथम चांसलर माने जाते हैं, ये पहले चांसलर थे। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा बनाई गई। भाई राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा कब बनाई गई, 1923, 1931, 1946, 1947। तो चार ऑप्शन फिर से, तो सही हो जाएगा आपका 1931, क्योंकि राजस्थान जाट क्षेत्रीय जो सभा है वो कब बनाई गई थी, 1931 में बनाई गई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रख ले टाबरो, भूल मत जाया, याद रह जी बिल्कुल रखनो ये याद तो अपन। ठीक है, और एक चीज और बता दूं मैं थाने कि अखिल भारतीय जाट महासभा के सहयोग एवं सहायता से 1931 ईस्वी में सिक्कर के जाटों ने राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना कर सामंती जुल्मों एवं अत्याचारों को डटकर मुकाबला किया था। तो कौन सा जाटा, सिक्कर के जाट, याद रख लेना। कौन से जाटों की बात चल रही है, सिक्कर के जाटों की ये बात चल रही है। तो सिक्कर के वो जाट थे, ठीक है ना, जिन्होंने जाट क्षेत्रीय सभा बनाई। कब बनाई, 1931 में बनाई। रह जिसे याद, ठीक है। चलो अगले प्रश्न में चला आप। अगला आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा ऐसा युग्म है जो सुमेलित नहीं है, तो ये आपको बताना है। चलो अभी बता देवा। पहला है अर्जुन लाल सेठी जो बेलूर जेल में थे, केसरी सिंह बारहट हरिबाग जेल, विजय सिंह पथिक टोडगढ़ जेल, जोरावर सिंह बरेली जेल। देखो जेल तो अनसमझाना है, अर्जुन लाल सेठी बेलूर जेल सही है, केसरी सिंह बारट हजारीबाग जेल में रखा गया था इनको, बिल्कुल। विजय सिंह पथिक टोडगढ़ जेल से संबंधित है, बिल्कुल है। लेकिन जोरावर सिंह को तो कभी कोई जेल हुई नहीं। अच्छा, जब जेल हुई नहीं तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें यही पूछा था कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। जोरावर सिंह एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको कोई जेल हुई नहीं थी, तो बरेली जेल ऐसे लिखा ही गया है बस। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर 4 सी हो जाएगा, जोरावर सिंह को कोई जेल
नहीं हुई थी। याद रह जिसी के, याद रखना प्रश्न है रेसी तो भी, ठीक है ना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है वो, ठीक है ना। और मैं बता दूं थाने ओ प्रश्न आयडो है टाब्रो, ओ प्रश्न है आयडो है, ठीक है। एक बार तो जेल प्रेरियम पूछेड़ो है और एक जेल प्रेरियम पहले पूछेड़ो है, याद रह जिसी, ठीक है। चलो चलो आप अगले प्रश्न के मायने। अगलो प्रश्न है थारो, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष में हुई? बीकानेर जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो वो तो सारा नहीं ध्यान लो, 1936 में हुई थी। कब हुई थी? 1936 में। ऑप्शन तो बहुत सारे 31, 33, 34, 37, लेकिन सही कौन सा है? चौथा, 4 नंबर है आपके। 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। याद रह जिसके वो आपने सेकंड ग्रेड 2011 में और पूछेड़ो है टाबरो, 2011 में आयडो है। सेकंड ग्रेड 2011 में पूछेड़ो प्रश्न, लगभग लगभग सारा प्रश्न पूछेड़ा भी है, ऐसी बात को नहीं, बढ़िया प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। चलो चलो अगले प्रश्न में। तो अगलो थारो प्रश्न है वो आ रहा है, चौरी कर की प्रकृति थी, यानी एक कर हुआ करता था, चौरी कर, कौन सा कर हुआ करता था? चौरी कर हुआ करता था, उसकी प्रकृति कैसी थी, आपसे ये पूछा जा रहा है, ठीक है ना। चलो मैं बता देता हूं थोड़ा सा। देखो इसमें कर लिखे गए, आयात कर, निर्यात कर, कृषि उत्पादन कर, पुत्री के विवाह पर कर। तो देखो जे नाम चौरी को आयो तो चौरी क्या में हुआ है? ब्याह में हुआ है। तो न आयात मतलब, न निर्यात मतलब, न कृषि मतलब। पुत्री के विवाह, विवाह पर जो कर लगता था ना, मतलब पुत्री के विवाह पर जो कर लगता था उसी को क्या कहा गया? चौरी कर कहा गया। क्या कहा गया उसको? चौरी कर कहा गया, ये याद रख लेना। मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देता हूं मैं कि आपके 1903 में बात है, 1903 की, और नाम आता है कृष्ण सिंह। क्या नाम आता है? कृष्ण सिंह। याद रख ले आप टाबरो, बहुत सागे सागे तैयार हो रहा है। 1903, 1903 तो है थारे ईस्वी, ठीक है, जिसमें राव कृष्ण सिंह, पूरा नाम हुआ राव कृष्ण सिंह, ठीक है। ए क्या करियो, चौरी, चौरी लाग मतलब, चौरी लागत मतलब लड़की की शादी करने पर जो कर लाग, तो बिंगी में बात कर रही हूँ, ठीक है ना। और उसके उत्तराधिकारी पृथ्वी सिंह, इस इनके उत्तराधिकारी और थे एक पृथ्वी सिंह, ठीक है ना। उन्होंने उत्तराधिकारी पृथ्वी सिंह ने तलवारबंदी नामक पर कर लगाए, जिसके विरोध स्वरूप किसानों ने कन्याओं के विवाह स्थगित कर दिए। मतलब किसान ने जगह बापड़ी टाबरा टाबरिया बांगे हीज की बड़ी बड़ी होगी, बांगो ब्याह करियो को नहीं, फिर ठिकाने की भूमि पर कृषि का कार्य करना ही बंद कर दिया। कृषि को कार्य बंद कर दियो, या नए बाट छोरिया को के हो ब्याह करियो को नहीं बाद में, ठीक है ना। बी टाइम कृष्ण सिंह जो को है, और इको जो को उत्तराधिकारी वो पृथ्वी सिंह और कृष्ण सिंह दोनों मिल गए, और वो चौरी लगाने जो को लगा दियो, ठीक है। तो पुत्र के विवाह पर जो कर लगता था उसको हम चौरी कर कहते हैं। याद रख ले टाबरो, भूल मत जाए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और एक चीज और बता दूं, ओ बी सेकंड ग्रेड संस्कृत को जो एग्जाम है नहीं, संस्कृत विभाग जो एग्जाम करा 2011 में बिक महीना है, ठीक है। चलो अगलो प्रश्न, नैनूराम किस आंदोलन से संबंधित हैं? नैनूराम किस आंदोलन से संबंधित है, आपसे ये पूछा गया है, ठीक है ना। तो देखो इसमें बिजोली आंदोलन आया, बेगू आंदोलन आया, बूंदी प्रजामंडल आया, जोधपुर प्रजामंडल आया। तो प्रजामंडल ही आ गया, आंदोलन ही आ गया, दोनों ही आ गया। तो याद रखिया टाबरो, वो क्यों संबंधित है? वो थारो संबंधित है बूंदी प्रजामंडल, ठीक है ना। नैनूराम है वो किससे संबंधित है? बूंदी प्रजामंडल संबंधित है, ये तो याद में रख लिया, ठीक है। अब देखो करियो के नैनूराम जो को आदमी हो बन के करियो के किसाना जो पंडित नैनूराम शर्मा के नेतृत्व में बूंदी के किसानों ने आंदोलन शुरू किया। अब ओ नैनूराम हो भी टाइम, ठीक है ना, बिंग है, मतलब एक राज में ही जका किसान अब एक आंदोलन शुरू करियो, के शुरू करियो, आंदोलन शुरू करियो, ठीक है। 23 जून 1922, तारीख याद में रख लिया, 23 जून 1922 की बात है ये, ठीक है ना। 23 जून 1922 को हाड़ौती क्षेत्र में डाबी के तालाब पर आयोजित सभा में नैनूराम जी के स्वयं सेवक नानक भील द्वारा झंडा गीत गाए जाने पर पुलिस अधीक्षक इकराम हुसैन, पुलिस अधीक्षक 1920 में इकराम हुसैन ने गोली मार दी, और जिससे नानक घटनास्थल पर ही शहीद हो गए। और तब ये नैनूराम है वहीं पे शहीद हो गए थे, ठीक है ना। तब एक आंदोलन हुआ था, किसानों ने एक आंदोलन किया था 23 जून 1900 कब है 22 को किया था, ठीक है। तब वहां पे जो भील द्वारा झंडा गीत गाया जा रहा था, तब इकराम हुसैन नाम के एक व्यक्ति थे। कौन थे? लो दोबारा मैं लिख देता हूं यहां पर, इकराम हुसैन नाम के एक व्यक्ति थे। उन्होंने क्या किया? गोली मार दी इनको, और वहीं पे इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। याद रख लेना, सागे 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 याद रख लिया, ठीक है। चलो चलो अगले प्रश्न का मैंने अगलो अपनो प्रश्न है, राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है? भाई राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध एक मानगढ़ धाम है, वो कौन से जिले में आपको बताना है। आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, उदयपुर, बांसवाड़ा, बीकानेर, जोधपुर। तो इनमें से सही कौन सा हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा आपका बांसवाड़ा, ठीक है।
तो जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में है? बांसवाड़ा जिले में स्थित है, ये याद रख लेना। ठीक है, चलो चलो अगले प्रश्न में चला आप। और अगला प्रश्न है, सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ? यानी जो सिरोही है आपके, उसका राजस्थान में विलय कब हुआ? तो ये एकीकरण से प्रश्न है भाई, राजस्थान एकीकरण से ये प्रश्न उठा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, वैसे तो जबरदस्त है क्योंकि पूछा भी जा चुका है, ये भी सेकंड ग्रेड साइंस वाले में आया हुआ है। ठीक है ना। तो सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ? तो सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ था आपके? ये हुआ था 26 जनवरी 1950। ठीक है, मतलब जिस दिन संविधान की बात चल रही थी, संविधान, है ना, तो उसी समय संविधान के ठीक बाद में ये क्या हुआ, सिरोही का राजस्थान में क्या हो गया, विलय हो गया। याद रख ले सो, बिल्कुल राखने पड़सी, बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश को अल्लाह जिलाई बाई ने किस राग में गाया? यानी एक ये आपके केसरिया बालम ये कहाँ से है? लोकगीत। और लोकगीत कौन क्या? अपना राजस्थान की संस्कृति बठू प्रश्न आया है, और महत्वपूर्ण भी है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है भाई। ठीक है, तो इंग माइन देखो थाने पूछे, केसरिया बालम आओ नी पधारो मारा देश अल्लाह जिलाई बाई ने किस राग में गया? अब राग यहाँ पर देखो, भोपाली दे रखा है, पीलू दे रखा है, मांड दे रखा है, मेघ दे रखा है। तो सही क्या वजह से मांड राग में गाया था इन्होंने। किस राग में गाया था? मांड राग में ये गाया था। और एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, जो मांड गायिका है ना, केसरिया बालम वाली जो मांड गायिका है, ये कहाँ की है? ये बीकानेर की है। कहाँ की है ये बीकानेर की है। और दूसरी बात है, इसको राजस्थान की मरु कोकिला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मरु कोकिला। मरु कोकिला थाने पूछ ले कि राजस्थान की मरु कोकिला कौन है, तो यही है। ठीक है ना, जिसने केसरिया बालम मार, ये अल्लाह जिलाई बाई है। ठीक है, जिसने ये गाया है। ठीक है, और इसने पूछा कौन से राग में गाया है, तो मांड में गाया है। कहाँ की थी? बीकानेर की थी। तो सारा प्रश्न सागे सागे तैयार करना है थाने, समझ में आ गई बात की। ठीक है, और एक चीज और, इनको पद्मश्री मिला था, पद्मश्री। अब मिला कब था पद्मश्री? 1982 में मिला था। 1982 में इनको पद्मश्री पुरस्कार भी मिला हुआ है। ठीक है, चलो चलो आप अगले प्रश्न में। तो अगलो थारो प्रश्न है, रम्मत क्या है? नाम सुन लो, रम्मत की चीज है। रम्मत देखो, लोक नृत्य है, लोक संगीत है, लोक नाट्य है, वाद्य यंत्र है, बहुत सारे यहाँ पर लिखे हुए आपको दिख रहे हैं। तो आपको पूछा है कि रम्मत, पूछा है आपको कि रम्मत क्या है। भाई कोई वाद्य यंत्र है, या कोई जाति है, या क्या चीज है? रम्मत किसको बोलते हैं? ठीक है ना, तो रम्मत आपको बताना है। तो चलो मैं बता दूं मैं थाने, रम्मत की चीज है। एक मिनट मित्रों। हाँ, रमत क्या है? लोक नृत्य है, लोक संगीत है, लोक नाट्य है, वाद्य यंत्र है। तो ये आपका लोक नाट्य है भाई। रमत क्या है? लोक नाट्य। याद रख लिया, भूल मत जाया। ठीक है, और एक चीज और बता दूं मैं थनसा गई, कि रमत लोक नाट्य वस्तुतः संगीत नाट्य है एक प्रकार से। ये कौन सा नाट्य है? संगीत नाट्य है। संगीत नाटक जो होता है ना, संगीत के साथ नाटक होता है, वो नाट्य है। ठीक है ना, और ऐतिहासिक और पौराणिक तथ्यों के आधार पर काव्य रचनाओं के माध्यम से इसको अभिनीत और किया गया है। ठीक है ना, इसको मान्यता दी हुई है ऐतिहासिक और पौराणिक तथ्यों के आधार पर, ये और याद रख लेना। ठीक है, चलो चलो अगले प्रश्न के मैंने। अगला प्रश्न है, संत पाबू जी के शिष्य मुख्यतः हैं, इनमें से कौन है जो संत पाबू जी के शिष्य हैं? तो लोक, संत और संप्रदाय से ये प्रश्न आया है, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और कई परीक्षाओं में देखने को भी मिला है ये प्रश्न। ठीक है, तो मैं ये आपको बता देता हूं, एक मिनट। हाँ, संत बाबू जी के शिष्य मुख्य था, इनमें कौन है? बताओ बताओ। रेबारी है, जाट है, छिपा है, गुर्जर है। तो रेबारी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो संत बाबू जी के शिष्य मुख्य तो कौन है? रेबारी है भाई, याद रख लिया, भूल मत जाया। ठीक है, अगलो प्रश्न आपनो, बाणगंगा का मेला कहाँ लगता है? जो बाणगंगा है आपके, ये मेलों से आया है भाई। ठीक है ना, जो मेले है ना, वहां से ये प्रश्न आया आपका, बाणगंगा का मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन आपको फिर से चार, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, अलवर, देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं आपको। ठीक है, तो ये आप बता दो कमेंट करके, कमेंट में बता देना बाणगंगा का मेला कहाँ लगता है भाई। ठीक है ना, तो ये लगता है आपके जयपुर। ठीक है, जयपुर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाणगंगा जो है उसका मेला कहाँ लगता है? जयपुर में लगता है, याद रख लिया, भूल मत जाया, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलो अगले प्रश्न में चलना आप। मदील एक प्रकार का क्या है? अब आपको पूछा है मदील क्या है, मदील। मदील क्या है? अब देखो, आपको चार ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, सांगीतिक यंत्र है, आभूषण है, या पगड़ी है, या लोक संगीत है। इनमें से क्या है बताओ, मदील क्या है? ठीक है, तो मदील क्या है? मदील आपकी ये हो जाएगी, पगड़ी हो जाएगी, पगड़ी है मदील। ठीक है, और एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको, कि राजस्थान का जगह पुरुष है, विशेष अवसरों पर विशेष पगड़ी पाग पेंचार है, ढके कौन की सिर ने, सिर के ऊपर बंद है नहीं, बिन बोला है पगड़ी, जानो ही होते अच्छी तरह के दिक्कत है मैंने। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिया, आज की मदील जी की पगड़ी है, मदील जी की पगड़ी है, इसको थोड़ो ध्यान रखिया, कद बांधी जाए, आज दशहरो,
जब दशहरा हुआ नहीं, दशहरे के अवसर पर ये बांधी जाती है, इतना याद रख लेना, ठीक है ना। अलग से यदि पूछ ले कि मदील पगड़ी या मदील जो है वो कब पहना जाता है, तो दशहरे के अवसर पर पहना जाता है। याद रहे जिसी, बिल्कुल राखनी पड़सी। अगलो प्रश्न है, बसंती नामक किले का निर्माण करवाया गया था, यानी बसंती नामक जो किला है उसका निर्माण किसने करवाया था। तो ऑप्शन फिर से आपको 4 देखने को मिल रहे हैं, राणा प्रताप, राणा कुंभा, महारावल तेज सिंह ने या बिसल देव ने, इनमें से किसने करवाया था भाई। ठीक है, तो इसमें आपके राणा कुंभा का नाम आता है, ठीक है ना। किसका नाम आता है, राणा कुंभा ने क्या करवाया था, बसंती नामक किले का जो निर्माण है वो करवाया था। याद रहे जिससे के, याद राखनो ही पड़सी, याद तो राखनो, ये बताओ। ठीक है, चलो चला अगले प्रश्न के मायने। ठीक है, चलो चला भाई, अगला आपके प्रश्न है, कालीला दमना क्या है। प्रश्न देखो कितना जबरदस्त प्रश्न आया है, और ये पूछा भी जा चुका है प्रश्न मित्रों। कालीला दमना क्या है, बताओ। मेवाड़ शैली का 2 पात्र है, 2 प्रसिद्ध शायर है, या अजमेर दरगाह के 2 देगों के नाम है, या बताओ नहर की 2 शाखा है। इनमें से क्या है कालीला और दमना। तो ये है मेवाड़ शैली के 2 पात्र। आपका कौन सा सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। मेवाड़ शैली के 2 जो पात्र हैं उनको कलीला और क्या कहा जाता था, दमना कहा जाता था। याद रहे जी सीखे, याद रखो नहीं पड़सी। ठीक है, एक चीज और बता दूंगी सागई थाने में के जी की मेवाड़ से लिए बिक महीने संगीत और धार्मिक ग्रंथों पर आधारित है। एक तो हाथी चकोर कदम की प्रधानता है, और बा ई वजह ही है, ठीक है ना। यदि तो इन कलीला दमना का, कलीला दमना का मैं जगह थाने पूछ ले भाई चित्र कौन कौन से मिलते हैं, तो चित्र मिलते हैं हाथी और चकोर, हाथी चकोर, और इसके अतिरिक्त आपके कदम्ब, कदम जो है ना, कदम, इनका भी चित्र आपको यहाँ पर देखने को मिलता है मित्रों। ठीक है, चलो अगले प्रश्न में चला। जगरोती किस क्षेत्र की बोली है, यानी बोलियों से आया है ये प्रश्न, ठीक है ना। जगरोती जो है वो किस क्षेत्र की बोली है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन फिर से देखने को आपको मिल रहे हैं, जिसमें चित्तौड़गढ़ है, करौली है, सिरोही है, डूंगरपुर है। तो सही क्या हो जाएगा, करौली हो जाएगा। जगरोती, जगरोती में रह गए ऊपर 2 लक मात्रा है, देखो 2, करौली में भी रह गए ऊपर 2 लक मात्रा है, तो 2 लक मात्रा तो अठैया है, करौली में है, तो वो अथरो करेक्ट हो जीसी। याद रहे जीसी, बिल्कुल याद रखना पड़सी। ठीक है, चलो चलो अगले प्रश्न के मायने। अगलो थारो प्रश्न है मित्रों, राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, यानी राजस्थान में जो उच्च न्यायालय था उसमें आपके जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे भाई। ऑप्शन फिर से आपको 4, के वर्मा, सरजू प्रसाद, जे एस राणावत, डी एस दवे। ठीक है, डी एस दवे, तो डी एस दवे ही आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। वैसे तो बोला बहुत, मतलब बहुत ज्यादा पुराना प्रश्न है वो भी, तो लेकिन महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टियों, क्योंकि इन आप देखो पटवार में भी पूछो जा चुके हो। क्या हम पूछे इन्हें, पटवार में भी पूछो जा चुके हैं, और एक लेब असिस्टेंट को पेपर भी वो पूछो जा चुके हैं। ठीक है, तो राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, डी एस दवे थे। याद रहे जिसी, सॉरी डीएस दवे थोड़ी थे, डीएस दवे नहीं थे, के वर्मा थे भाई, के वर्मा। ये गलत कर दिया हमने, ठीक है ना। तो ये कौन सा हो जाएगा इसमें, के वर्मा हो जाएगा। याद रहे जिसी के, याद रख ले यार, ठीक है। इसके लिए सॉरी, आपको के वर्मा नहीं बताया था, के वर्मा, क्योंकि मेरे भी दिमाग में ये इधर उधर हुआ था थोड़ा सा। ठीक है ना, के वर्मा इसका करेक्ट है। राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, के वर्मा थे। ठीक है, चलो अगला प्रश्न चला। कचनार चौधरी का संबंध किस खेल से है, एक कचनार चौधरी थे उनका संबंध किस खेल से है। ठीक है, तो कचनार चौधरी जो हैं उनका जो संबंध है वो है आपके शॉटपुट से, शॉटपुट नामक एक खेल है उससे संबंधित है कचनार चौधरी का संबंध है। याद रहे जिसके, वो आपने जो का खेल कूद है नहीं भी संबंधित प्रश्न है, जिसमें देखो तैराकी भी आया है, 100 मीटर की दौड़ भी आया है, शॉटपुट आया है, बैडमिंटन आया है, तो शॉटपुट आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है आपका, जिसमें लिखा है, राजस्थान में सर्वप्रथम आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली बाड़मेर जिले की ग्राम पंचायत कौन सी है। तो वो ग्राम पंचायत बतानी है आपको, ये भी अच्छा प्रश्न है। आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली बाड़मेर जिले की ग्राम पंचायत है वो है गंगाला। कौन सी है, गंगाला। तो 4 नंबर ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। और ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है मित्रों, किस में पूछा गया था, ये पूछा गया था सेकंड ग्रेड टीचर्स जो साइंस से लगे थे ना, साइंस वाला जो एग्जाम हुआ था सेकंड ग्रेड का, उसमें पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मालपुरा करौली मैदान भाग है, यानी मालपुरा और करौली मैदान जो भाग है वो कहाँ का है भाई, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपके बनास बेसिन का,
ठीक है ना। कौन? मालपुरा और करौली मैदान का जो भाग है, इसमें 4 ऑप्शन है, मई बेसिन का, बाणगंगा बेसिन का, तो ये किसका है? बनास बेसिन का है, याद रख लेना, ठीक है। अगला है राजस्थान में खेड़बर्मा गुजरात सीमा, खेड़बर्मा कहाँ लगता है? गुजरात सीमा से खेतड़ी तक अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? तो ये लंबाई है आपके 550 किलोमीटर। कितनी है? 550 किलोमीटर है। वैसे तो और ज्यादा लंबी है, वैसे तो टोटल तो 692 है, टोटल तो कितनी है? 692। लेकिन अपने जो राजस्थान है ना, राजस्थान में इसकी लंबाई है 550 किलोमीटर, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न है तख्त सागर नामक जलकाय राजस्थान के किस जिले में स्थित है? यानी तख्त सागर है वो नामक जलकाय है, एक बहुत बड़ा जलकाय बना हुआ है, जो कहाँ स्थित है? आपको ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, जोधपुर, जयपुर, जालोर, झुंझुनू। तो सही राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर, ठीक है। तो जोधपुर में आपका ये स्थित है। चलो फिर अगला प्रश्न है आपका, कौन सा जिला इसबगोल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? यानी ऐसा कौन सा जिला है जिसमें इसबगोल का उत्पादन किया जाता है? तो इसबगोल का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? जालोर में होता है मित्रों, ठीक है। झालावाड़, बूंदी, पाली में इतना ज्यादा नहीं होता है, होता तो है सब जगह ही, लेकिन सबसे ज्यादा उत्पादन की हम बात करें तो प्रसिद्ध माना जाता है जालोर आपका, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है जिसमें लिखा है रॉक फास्फेट की खान कहाँ पर स्थित है? ठीक है भाई, रॉक फास्फेट कहाँ पर निकलता है, इसकी खान कहाँ पर बनी हुई है? ठीक है, तो ये बनी है जामर कोटड़ा एक स्थान है, वहां पर इसकी क्या है? रॉक फास्फेट की पूरी खान बनी हुई है, ठीक है। और अब इसको सुमेलित करना है आपको, ठीक है ना। जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार सुमेलित करना है भाई। और नीचे देखो आपको मिल जाएगा, ये कूट लिखा हुआ है ABC, देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है ABC। तो इनमें से ये पहला ऑप्शन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, इनमें से सही कौन सा है वो बताना है आपको। चलो देख लेते हैं कौन सा सही है, तो मैं बता देता हूँ आपको। सुमेलित करना है 2011 की जनसंख्या घनत्व के अनुसार आपको बताना है। तो सबसे पहले इसमें जोधपुर लिखा है, क्या लिखा है इसमें? जोधपुर लिखा है। तो जोधपुर का जो घनत्व था उस टाइम में वो था आपके 161, तो ये इससे मिल जाएगा। कोटा का था 374, ये इससे मिल जाएगा। अजमेर का था 305 और भरतपुर का था कितना? 503 था। तो ये ऑप्शन देख लो आप, तो कौन सा कैसे कर दिया आपने? 4 3 2 1 कहाँ पर है उसमें देखो, 4 3 2 1 वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 4 3 2 इसमें लास्ट वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। A का 4 हो जाएगा, B का 3 हो जाएगा, C का 2 और D का 1 हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है आपका, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के उद्योग को कच्चा माल कहाँ से उपलब्ध होता है? यानी कच्चा माल जो लेकर आते हैं ये हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड वाले, तो ये कहाँ से लेकर आते हैं? तो कॉपर तो देखो, तांबा तो है वो खेतड़ी से रिलेटेड है, खेतड़ी जैसे नाम तांबे का आता है तो खेतड़ी का नाम आता है ये। और बाकी तो वैसे लिखे हैं, सीकर क्षेत्र है, जयपुर क्षेत्र है, जावर क्षेत्र है, तो खेतड़ी से ये सारा का सारा कच्चा माल लाया जाता है और फिर इसमें कॉपर से रिलेटेड जो चीजें हैं वो बनाई जाती है। चलो अगला प्रश्न है आपका, भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन में वर्तमान में राजस्थान की स्थिति क्या है? तो भाई वर्तमान में राजस्थान की स्थिति क्या है? सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान कौन से नंबर पर आता है? पहले पर आता है, दूसरे पर आता है, तीसरे पर आता है या चौथे पर आता है? तो मित्रों ये आता है दूसरे स्थान पर। पहले पर कौन आता है आपके? गुजरात आता है, गुजरात एक नंबर पे गुजरात आ जाता है। और दूसरे नंबर पर कौन आ जाता है? दूसरे नंबर पर अपना राजस्थान आ जाता है भाई, ठीक है। चलो पहले नंबर पर पूछ रहे तो गुजरात बता देना है, और दूसरे पर कौन आ जाता है? दूसरे पर आपका क्या आ जाता है? ये राजस्थान आ जाता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमने इतने प्रश्न किए हैं, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है मित्रों, अच्छे से इनको पढ़ लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। पहले एक बार देख लीजिएगा 1 गुना स्पीड में, फिर 2 गुना स्पीड में, ठीक है। एक सागई कल्याण हो जैसे सारा हो। धन्यवाद।